हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिलकी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अमर सर आज आपके लिए सिंचाई की विधियां, जिसमें अपन कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं, जैसे कि नहरें, कुएं, तालाब हैं, बावड़ियाँ। सिंचाई के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, कौन सा होता है, वर्षा। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत बात करें तो हस्तचालित हो गए थे, रहट हो गया था, बेड़ी हो गया था, चरस हो गया था। इनका अंतर्गत मेरी प्रीवियस क्लास में उसको जरूर देखें। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपन सिंचाई की विधियां। जैसे कि मैंने आपको बता दी थी उस समय, फिलर मेथड हुआ, फरो मेथड हुआ, और ये चेक बेसिन जो कि सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, क्यारी विधि बोलते हैं जिसको। कौन सी बोलते हैं? क्यारी विधि। ये थाला विधि और ये द्रोणी विधि या इसको अंगूठी विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक अपन देखते चलेंगे। अब मैं हेडिंग डालना है आपको, सिंचाई की विधियां। ठीक है, हेडिंग डली हुई है सिंचाई की विधियां। इसमें नंबर 1 इस तरह से बनाना है अपन को। सिंचाई की विधियां इस तरह से, पृष्ठीय, पृष्ठीय, धरातलीय सिंचाई। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय, धरातलीय सिंचाई। ठीक है, कौन सा? सरफेस, सतह पर ही, सतह होती है इस तरह से। क्या है? सतह के अंतर्गत ही, सतह के ऊपर ही सिंचाई करना क्या कहलाता है? पृष्ठीय धरातलीय सिंचाई कहलाते हैं। तो इसमें बात करते हैं अपन कौन कौन सी विधियां होती हैं। नंबर 1 आपने देखा होगा, दिख रही होगी वो प्रवाह विधि। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, प्रवाह विधि। ठीक है, या इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। क्या बोलते हैं? फ्लड मेथड। ठीक है, ये है आपकी प्रवाह या फ्लड मेथड। किसके अंतर्गत? धान के अंतर्गत अपनाई जाती है, जहां पर क्या होती है, पानी की अधिक से अधिक मात्रा होती है, पानी सुटेबल फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई स्कार्सिटी, कमी नहीं है, उन क्षेत्र में कौन सा लेते हैं अपन? धरातलीय या प्रवाह विधि लेते हैं। इसको बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पहले नाम लिख लीजिए आप, प्रवाह विधि। दूसरी बात करते हैं अपन नंबर 2 पे, क्यारी विधि। क्यारी विधि, इसको बोलते हैं चेक बेसिन। सबसे ज्यादा यही यूज करी जाती है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है चेक बेसिन इरिगेशन। इसमें क्या है, खेत को इक्वल खेत होता है, समतल खेत होता है, उसको डिवाइडेड कर लिया जाता है, या तो स्क्वायर में या वर्गाकार मेथड के अंतर्गत, और आराम से पानी के लिए सोचेबल व्यवस्था हो जाते हैं। यह क्या है, इसमें काफी क्षेत्र क्या होता है, डोर मेंडीबंदी के अंतर्गत, उनमें काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन मेथड की बात करें, सबसे ज्यादा सिंचाई का यही मेथड यूज किया जाता है। कौन सा? क्यारी विधि। ठीक है, नंबर 3 पे बात करें अपन, नाली विधि। नंबर 3, नाली या ट्रेंच विधि। कौन सी विधि? नाली विधि। इसमें भी लिखना आप, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, उथली नाली विधि। उथली नाली विधि, उथली नाली विधि। इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नालियां। टेढ़ी मेढ़ी नालियों द्वारा सिंचाई किस तरह की? क्या टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से होती रहती है। एक तो सीधी होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी नालियों द्वारा सिंचाई। ठीक है,
एक सीधी होती है, कैसी होती है? सीधी विधि द्वारा, सीधी नालियों द्वारा सिंचाई, सीधी, नोट करते चलना एक एक चीज को आप, सीधी नालियों द्वारा सिंचाई। ठीक है, उतली हो गई। अब बात करें नंबर 2, गहरी नाली विधि। इसी का सेकंड नंबर पे है गहरी नाली विधि, डीप ट्रेंच मेथड। ओके, नोट करना आप हर चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। प्रवाह विधि के बारे में सरफेस है, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, नाली विधि। नाली विधि को दो प्रकार से होती सकती है, उथली नाली और गहरी नाली। उथली नालियां दो प्रकार से होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नालियों द्वारा और सीधी नालियों द्वारा सिंचाई। नंबर 3, नंबर 4 की बात करें अपन, नंबर 4 पे बात करते हैं थाला विधि। कौन सी विधि? थाला विधि। यह क्या है? फल वृक्षों के अंतर्गत अपनाई जाती है। थाला विधि को क्या बोलते हैं? द्रोणी। क्या बोलते हैं इसको? द्रोणी विधि। अभी आपको दिखाता हूं मैं द्रोणी विधि। ये देखना आप, चेक बेसिन। इसके बाद ये आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पेड़ के चारों तरफ क्या बना दिया जाता है? थाला बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? थाला बना दिया जाता है। यह इसको बोलते हैं द्रोणी विधि। फल वृक्षों के अंतर्गत अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगली है ठीक है, आगे बात समझ में। नंबर 5 पे बात करें अपन वलय, वलय विधि या रिंग मेथड। वलय विधि या रिंग मेथड या अंगूठी विधि। ठीक है, वलय विधि या अंगूठी विधि। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अगली, सरफेस या भूमिगत सिंचाई। हो गया, ये पृष्ठीय हो गई। नंबर 2 पे बात करना बी। ये इधर ही लिखते चलते हैं अपन, या जगह नहीं है, चलो यहां बनाते हैं, बाकी अपन देख लेंगे। बी बनाते चलना आप, एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट है बहुत। अधोपृष्ठीय या भूमिगत सिंचाई। अधोपृष्ठीय या भूमिगत सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, लिखते चलना, एक एक चीज को नोट करते चलना आप। सरफेस इरिगेशन की बात करें अपन तो इसमें है नंबर 1, छिद्र युक्त पाइपों द्वारा भूमि के अंतर्गत क्या कर दिए जाते हैं? छिद्र युक्त पाइप बिछा दिए जाते हैं, उनके द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। नंबर 2, छिद्र युक्त नालियों द्वारा क्या करते हैं?
छिद्रयुक्त नालियों द्वारा सिंचाई करते हैं। नंबर 3, मटके द्वारा। ठीक है, सब सरफेस हो गया, सरफेस हो गया, नोट करते चलना आप। ए धरातलीय हो गई, सरफेस इरिगेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, वो सब सरफेस। अब सी की बात करें, नंबर 3 या सी, इसमें लिखना हो फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर मेथड, फव्वारा सिंचाई। या बोलते हैं इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अगला है बूंद बूंद सिंचाई। डी की बात करें, बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। कौन सी? ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ये विधियां थी अपनी सिंचाई की। जनरली बात करते हैं अपन एक एक चीज को। नंबर देखना, सिंचाई की विधियां, जिसमें पहला है पृष्ठीय या धरातलीय विधि। अपन धरातल के ऊपर आपने देखा होगा। एक और इसके अंतर्गत आती है बॉर्डर पट्टी विधि। इसमें कौन सी आती है? बॉर्डर पट्टी। बॉर्डर पट्टी विधि। ठीक है, उसमें क्या, एक स्थान से छोड़ दिया जाता है, आराम से इक्वल डिस्टेंस पर पानी पहुंचता रहता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन प्रवाह विधि या फ्लड मेथड। कौन सा है? प्रवाह विधि या फ्लड मेथड। अगला है क्यारी विधि। क्या बनाई जाती है? क्यारियां बनाई जाती हैं। नाली विधि या फरो मेथड के अंतर्गत बात करें अपन, उथली नाली विधि और गहरी नाली विधि। उथली के अंदर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और सीधी नालियां द्वारा सिंचाई हो सकते हैं। नंबर 4 की बात करें, थाला विधि या इसको क्या बोलते हैं अपन? द्रोणी विधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? द्रोणी विधि भी कहते हैं। वलय रिंग अंगूठी विधि, ये आपको मैंने आपको दिखाई थी। बॉर्डर पट्टी क्या है? एक स्थान से छोड़ा और पूरे आराम से पानी पहुंचता रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉर्डर पट्टी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अधोपृष्ठ या भूमिगत सिंचाई। भूमिगत में सब सरफेस छिद्रयुक्त पाइपों द्वारा छिद्रयुक्त पाइप बिछा दिए जाते हैं, उनके द्वारा छिद्रयुक्त नालियों द्वारा, मटके द्वारा। मटके द्वारा क्या होता है? मटका भरते हैं, उसके अंतर्गत बूंद, इसके अंतर्गत तो थोड़ा 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 इस तरह से मान के चलो। ठीक है, इसमें क्या है? स्पोर्ट्स ऐसे छिद्र बना दिए जाते हैं और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और आराम से पानी सुटेबल रूप में आराम से मिलता रहता है। आगे बात करें इसमें फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर विधि। ये आपको दिख रही होगी, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। क्या होता है? ये आराम से स्प्रिंकलर होते हैं, जहां पर क्या है पानी की कमी होती है वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। अगले आपके आधुनिक विधि चल रही होगी फव्वारा ड्रिप सिस्टम। क्या होता है? इसकी बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है। इसके अंतर्गत मैं बात करें, इसमें पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है, काफी पैसे वगैरह जो भी खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए, काफी पैसे हैं। तो उस समय यह सिस्टम यूज करे जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी होती है। आजकल सरकार भी सब्सिडी देने लग गई, खूब परसेंट पर सब्सिडी मिलती है आराम से। ठीक है, तो अपनी एक एक विधियां मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी हैं। अब इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपन डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझो। तो पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, प्रवाह विधि या फ्लड मेथड। नंबर 1 डालना अब। प्रवाह विधि या इसको बोल दें फ्लड इरिगेशन या फ्लड मेथड। फ्लड मेथड।
ठीक है, अब इसमें लिखना है इस विधि का प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग, प्रवाह विधि का, इस विधि का प्रयोग ज्यादातर नहरी क्षेत्रों में किया जाता है। किया जाता है वहां पर क्या है, पानी उपलब्ध अवस्था में सुचारू रूप में अच्छी तरह, जहां पर पानी की कमी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में कौन सा अपनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि मैं सिंचाई की कौन सी विधि है जहां पर पानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में उपलब्ध है और सिंचाई अपन कर सकते हैं, प्रवाह विधि या फ्लड मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इस विधि का प्रयोग, कौन सी विधि का, प्रवाह विधि का, इस विधि का प्रयोग धान, ध्यान रखना आप, क्वेश्चन आ जाता है, इस विधि का प्रयोग धान, जूट, बरसीम, इस विधि का प्रयोग धान, जूट, बरसीम आदि अधिक पानी चाहने वाली, आदि अधिक पानी चाहने वाले अधिक पानी चाहने वाली फसलों में किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, फसलों में किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है आपको, ये कुंड विधि है, फ्लड मेथड, आराम से पानी क्या सुचारू मात्रा में एक जगह से छोड़ा जाता है और पूरे खेत में फ्लड की तरह या बाढ़ की रूप में बहता है। ठीक है, आगे बात समझ में, किसमें किया जाता है, धान, जूट, बरसीम की फसल के अंतर्गत किया जाता है। जब खेतों को, आगे लिखना, जब खेतों को खंडों में बांटकर बांट कर के थोड़े थोड़े खंड बना लेते हैं, उनमें बांट करके सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, तो उन खंडों को क्या कहा जाता है, नख कहा जाता है, नख कहा जाता है। आगे बात समझ में, खेत है पूरा, अब उसको क्या अपन डिवाइडेड कर लेते हैं, छोटे छोटे खंड बना लेते हैं, उन खंड को क्या कहा जाता है, नख कहा जाता है। आगे बात समझ में, आगे लिखे अब, इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, प्रवाह विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा पोषक तत्वों का अंतःश्रवण या इनफिल्ट्रेशन
अंतःश्रवण की क्रिया के द्वारा ह्रास होता है, कि क्रिया के द्वारा ह्रास होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा हिसाब होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके लिए कहां पे होनी चाहिए? समान सतह का होना चाहिए, यूनिफॉर्म। कैसे होने चाहिए? समान सतह। सरफेस कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल। ठीक है, आगे बात समझ में। ये थी अपनी प्रवाह विधि। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर नहरी क्षेत्रों में किया जाता है। वहाँ क्या है, नहरों से पानी आता है, उनमें आराम से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किसमें? धान, जूट, बरसीम आदि अधिक पानी चाहने वाली फसलों में किया जाता है। क्या होता है, उनको किसकी आवश्यकता होती है? अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उन फसलों में ये फसलें ई विधि प्रयोग में ली जाती है। अब आपसे पूछ ले, धान के अंतर्गत कौन सी विधि काम में लेते हैं सिंचाई की? तो प्रवाह विधि जो काम में ली जाती है। जब खेतों को खंडों में बांट करके सिंचाई की जाती है, जब खेतों को खंडों में, मतलब छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दिया जाए, तो अब जब उनको खंडों को क्या बोलते हैं? नक कहा जाता है। इसके में क्या होता है? अंतःश्रवण, इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, जो पानी के द्वारा पोषक तत्व भी नुकसान हो जाता है, या चले जाते हैं या बह जाते हैं, वह क्या होता है? इनका द्वारा नुकसान होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं अपन अगली, चेक बेसिन विधि। कौन सी? चेक बेसिन। ठीक है, इधर ही ले लेते हैं डायग्राम के इधर, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली है क्यारी विधि। कौन सी है? क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड। कौन सी है? चेक बेसिन मेथड। अधिकांश फसलों में, अधिकांश इसमें लिखना अब, फसलों में, अधिकांश फसलों में इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? कौन सी है? क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड। अधिकांश फसलों में इस विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। यह आपको दिख रही है ना? यह आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। इसमें क्या है, प्लॉटें डिवाइड हुई हुई हैं और आराम से क्यारियां बनाई हुई हैं। इस विधि, अधिकांश फसलों में इस विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। इस अधिकांश फसलों में इस विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। इस विधि में, इस विधि से कौन सी विधि से? क्यारी विधि से। इस विधि से गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास, गेहूं, बेटा सबसे ज्यादा यही मेथड यूज की जाता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास, गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास, मूंगफली, तथा सब्जियों,
में सब्जियों में पालक, सब्जियों में पालक, धनिया, मेथी, टमाटर, पालक, धनिया, मेथी, टमाटर तथा सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया, टमाटर आदि में सिंचाई की जाती है। आदि में सिंचाई की जाती है। कौन सी विधि से? क्यारी विधि से। आदि में सिंचाई की जाती। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर इसको बोल सकते हैं, यह उनके लिए उपयुक्त रहती है जो क्या पास पास बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त रहती है। यह विधि पास पास बोई गई फसलों के लिए, पास पास बोई गई फसलों के लिए, या बोलते हैं इसको सुटेबल फॉर, हिंदी इंग्लिश में बोले सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, समझ रहे हो ना? क्या है मतलब? बिल्कुल पास पास में बोई जाती हैं फसलें, उन फसलों में उपयुक्त मानी जाती, उन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? क्यारी विधि। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है क्या? और बात करें अपन क्यारी विधि में, इसी में चलते हैं अभी तो क्यारी विधि के अंतर्गत ही। ठीक है, क्यारी विधि में ही है अभी। इस विधि में कौन सी विधि में? क्यारी विधि में। इस विधि में मेड़ की ऊंचाई भूमि से भूमि से 22.5 सेंटीमीटर। इस विधि में मेड़ की ऊंचाई भूमि से 22.5 सेंटीमीटर तथा मेड़ की चौड़ाई तथा मेड़ की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरे बात समझ में? इस विधि में मेड़ की ऊंचाई की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा मेड़ की चौड़ाई की बात करें 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे क्यारी विधि में क्यारियों की लंबाई दोमट मृदा में 25 से 30 मीटर। क्यारियों की लंबाई दोमट मृदा में बात करें अपन, दोमट मृदा में 25 से 30 मीटर
25 से 30 मीटर तथा बलुई मृदा में बलुई मृदा में 30 से 35 मीटर रखी जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। क्यारियों की चौड़ाई की बात करें, क्यारियों की चौड़ाई चौड़ाई 4.5 से 6 मीटर, कितनी? 4.5 से 6 मीटर रखी जाती है। ठीक है, दोमट मृदा में बात करेंगे तो 4.5 होगा, और बलुई मृदा में बात करें तो 6 मीटर क्या होती है, चौड़ाई रखी जाती है। आ रही बात समझ क्लियर है? बलुई मृदा में 30 से 35 मीटर रखी जाती है, दोमट मृदा में कितनी रखी जाती है लंबाई? 25 से 30 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी रखी जाती है? 6 मीटर रखी जाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसकी मेन हानि होती है, हानि की बात करें क्यारी विधि में सबसे ज्यादा हानि क्या होती है कि अधिकांश भाग खेत का, फील्ड का अधिकांश भाग किसमें चला जाता है? अधिकांश भाग मेड़ बनाने में चला जाता है। चला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अधिकांश भाग किसमें चला जाता है? मेड़ बनाने में। बाकी सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी होती है? यही होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां तक कोई डाउट? नोट करो ये चीजें। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं। अधिकांश फसलों में इस विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। आपको बात करें इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा कौन सा मेथड, कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्यारी विधि ही अपनाई जाती है। नोट डाल के लिख लेना आप। सर्वाधिक क्यारी विधि ही अपनाई जाती है। क्यारी विधि उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये नोट डाल के लिख लो। आगे बात समझना। इस विधि में या इस विधि से गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास, मूंगफली तथा सब्जियों में पालक, धनिया, मेथी, टमाटर आदि से सिंचाई की जाती है। यह विधि पास पास बोई गई फसलों के लिए सुटेबल है। सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि जो पास पास बोई जाती है उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में मेड़ की ऊंचाई भूमि से 22.5 सेमी तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। किसकी? डोली की। जो अपनी मेड़ बनाई जाती है उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको अपन बनाए इस तरह से, ये बनाई जाती हैं, डोलियाँ बनाई जाती हैं। उनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी रखी जाती है? 22.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करें 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में क्यारियों की लंबाई कितनी रखी है? दोमट मृदाओं में बात करें तो 25 से 30, और बलुई मृदा में बात करें तो 30 से 35 मीटर रखी जाती है। चौड़ाई की बात 4.5 से 6 मीटर रखी जाती है। इसका मेन हानि है, लॉस है, हानि क्या है कि अधिकांश भाग किसमें चला जाता है? मेड़ बनाने में चला जाता है। और लेबर की भी काफी आवश्यकता या मजदूरी भी लगाई जाती है। अधिकतर मजदूर या लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है। मजदूर की, क्यों? इनको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। नोट कर लिए सारी चीजें, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए आप।
और हाँ, मैं कहूँ मेरे साथ ही हाथों हाथ नोट करते चला करो कोई भी चीज़ को। ठीक है, आगे बात समझ में। ये थी अपनी क्यारी विधि। अब आगे बात करते हैं अपन नाली विधि में। आगे बात करते हैं अपन नाली विधि के बारे में। यहाँ से ये नीचे ले लेते हैं फोटो को। ठीक है, ठीक है। ये हो गई क्यारी विधि हो गई। अब नंबर 3 पे बात करें अपन नाली विधि। कौन सी है? नाली विधि। इसमें क्या नालियां बनाई जाती हैं, नाली विधि। ठीक है, ओके। हरी बात समझ में, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना आप, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि अपन को सुपरवाइजर बनना है, कृषि पर्यवेक्षक। तो उसके लिए हर चीज नोट करनी है आपको, हर चीज इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ही बाहर जाने वाला नहीं है। नाली विधि या इसको बोलते हैं ट्रेंच मेथड, या इसको फरो मेथड, कूण विधि भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फरो या कूण विधि। ठीक है, आगे बात समझ में। यह विधि उन फसलों यह विधि उन फसलों में उपयोगी मानी जाती है, उन फसलों में उपयोगी मानी जाती है। यह विधि उन फसलों पर उपयोगी मानी जाती है जिनकी बुवाई नालियों तथा मेड़ों पर की जाती है। कहां पर? नालियों तथा मेड़ों पर की जाती है। जो मेड़ें बनाई जाती हैं, मेड़ों पर की जाती। नोट करते चलना। नाली विधि, यह विधि उन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनकी बुवाई कहाँ करते हैं अपन? नालियों तथा मेड़ों पर की जाती है। तो एक बार मैं आपको दिखाऊं ना, इस तरह से क्या होता है, ये होती है नालियां विधि। दिख रही है ना आपको? इसमें अगर या तो बुवाई इसमें करें, इसको बोलते हैं कूड़, इसको बोलते हैं नाली। क्या लिखा आपने? एक बार देखो इधर, जिनकी बुवाई नालियों तथा मेड़ों पर की जाती है, नालियां या कूड़ या फरो, ये देखो आपको दिख रहा होगा। इस तरह से या तो नालियों में बुवाई कर देते हैं या फिर किस पे? मेड़ों पर बुवाई की जाती है। यह क्या होती है? ये नालियां या ट्रेंच विधि ही होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही होती है वो नालियां विधि। ठीक है, इसमें ये पानी होता है आराम से, या तो इसमें बुवाई होगी या फिर इस पे कूड़ पर अंतर्गत बुवाई की जाती है। जैसे कि आलू हुआ, आलू कहां पर बोए जाते हैं? फरों पर या कूड़ों पर बोए जाते हैं। ठीक है, इसमें उथली नाली विधि, गहरी ना उथली नाली विधि, उठी हुई नालियां होती हैं, या डिप्लेसमेंट, तो उसमें किस तरह पर डिपेंड करता है, ये आपको दिख रही होगी, आपको ने देखा होगा। आलू के अंतर्गत, उनके अंतर्गत आराम से अपन इनके यूज में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? चलो उधर ही लिख देते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? चलो इधर बना देते हैं उथली नाली विधि। यहां पर हेडिंग डालना आप, उथली नाली विधि।
इधर ही बना लेते हैं, उथली नाली विधि, या इसको बोलते हैं फरो मेथड। क्या बोलते हैं? फरो मेथड। ठीक है, आगे बात समझ में। या इसको बोलते हैं फरो मेथड। इसे कूर्ण विधि भी कहा जाता है। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? कूर्ण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कूर्ण। ठीक है, लिखो आगे इसको। इससे कूर्ण विधि भी कहते हैं। इस विधि को, इससे कूर्ण विधि भी कहते हैं। किसको? उथली नाली विधि को। आ रही बात समझ में? उथली नाली विधि आपको दिख रही होंगी, या इस तरह से नालियां बनी हुई होती हैं खेतों के अंतर्गत, उनमें यह यूज करी जाती है। आगे बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक किसी भी समस्या? आगे बात करें। इस विधि में फसलों की बुवाई, इस विधि में फसलों की बुवाई इस विधि में फसलों की बुवाई कहां पर करते हैं अपन? मेड़ों पर की जाती है। कहां पर? मेड़ों पर। मेड़े बताता हूं आपको, मेड़ों पर की जाती। अब ये देखो, ये है ना, ये ऊपर जो उठी हुई आपको जहां हरा हरा दिख रहा है ना, वो मेड़े होती हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या पर करेंगे इसमें विधि में? मेड़ों पर। इस विधि से, आगे लिखना, इस विधि से नोट करना एक एक चीज को। इस विधि से, दिख रहा है ना आपको? इस विधि से आलू, कौन कौन सी फसलों में सुटेबल रहती है ये? आलू, शकरकंद, आलू, शकरकंद, अरबी, आलू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद देखा है ना, आइपोमिया बटाटास, आलू, शकरकंद व अरबी। अरबी देखी होगी आपने, अरबी के अंतर्गत उपयुक्त मानी जाती है यह विधि। कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, बोटेनिकल नेम होता है इसका कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। शकरकंद में सिंचाई करते हैं, अरबी आदि में सिंचाई करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। आपको आ जाए पूछ ले, आलू के अंतर्गत कौन सी विधि अपनाई जाती है? उथली नाली विधि या फरो मेथड, या इसे कूर्ण विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? कूर्ण विधि भी कहते हैं। अब आगे बात करना, इस विधि को दो भागों में बांटा गया है। इस विधि को दो भागों में बांटा। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, एक तो टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि, एक टेढ़े मेढ़े कूण होते हैं। एक दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, टेढ़ी मेढ़ी नालियों द्वारा। नंबर एक, टेढ़ी मेढ़ी नालियां द्वारा। नंबर एक की बात करें, नंबर एक होता है टेढ़ी मेढ़ी नालियों द्वारा, इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड।
जिग जैग मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? जिगजैग मेथड। यह किस में अपनाते हैं? आलू में। इस विधि में कोण नाली की चौड़ाई कोण डॉट नाली की इस विधि में कोण डॉट नाली की चौड़ाई 23 सेंटीमीटर कितनी रखते हैं? 23 सेंटीमीटर तथा इस विधि में कोण आपको दिख रहा है ये वाला कोण या नाली की चौड़ाई की बात करें तो 23 सेंटीमीटर तथा मेड़ की चौड़ाई 23 सेंटीमीटर तथा मेड़ की चौड़ाई जो मेड़ है ना उसकी चौड़ाई भी कितनी रखते हैं? 23 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तथा मेड़ की ऊंचाई तथा मेड़ की ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, ये थी अपनी। उदाहरण के लिए बात करें किसमें अपनाते हैं ये? आलू के अंतर्गत। किसमें? आलू में। ठीक है, ये था जिगजैग मेथड। एक और होती है सीधी नाली विधि। बी में बात करें अपन सीधी नाली विधि या बोले इसको स्ट्रेट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्ट्रेट ट्रेंच मेथड। स्ट्रेट ट्रेंच मेथड। इस विधि में फसलों की बुवाई इस विधि में फसलों की बुवाई इस विधि में फसलों की बुवाई कम ऊंचाई वाली मेड़ों पर की जाती है। बुवाई कम ऊंचाई वाली मेड़ों पर, दिख रहा है ना, मेड़ों पर की जाती है। ठीक है, इस विधि में फसलों की बुवाई कब करते हैं? कम ऊंचाई वाली फसलों पर की जाती है। यह विधि कौन सी विधि? यह वाली सीधी नाली विधि। यह विधि अरबी व शकरकंद में अपनाई जाती है। अरबी कोलोकेशिया, अरबी आपने देखा होगा, अरबी व शकरकंद आइपोमिया बटाटास शकरकंद में अपनाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? टेढ़ी मेढ़ी विधि हो गई, सीधी विधि हो गई। ये पूरी अपनी कौन सी थी? उथली नाली विधि या कोण विधि। इसको कोण विधि भी कहते हैं। इस विधि में फसलों की बुवाई मेड़ों पर की जाती है। आलू और शकरकंद अरबी होती है। इसमें दो प्रकार के भाग हो, जिगजैग मेथड जिसमें क्या अपनाया जाता है? आलू में जिगजैग, सीधी में स्ट्रेट में अरबी और शकरकंद। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिया? एक एक चीज नोट कर लेना प्यारे स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, यहां तक डाउट? अगर बात करें, अब ये होगी उथली, आगे बात करें गहरी नाली विधि। ठीक है, गहरी नाली विधि में बात करते हैं। यह विधि गन्ने में अपनाई जाती है। उथली हो गई,
गहरी नाली, गहरी नाली विधि या डीप ट्रेंच मेथड। डीप ट्रेंच मेथड। ठीक है, आएगी बात समझ में? कौन सी है? डीप ट्रेंच मेथड। यह विधि गन्ने में अपनाई जाती है, स्टार बना के लिख लेना। यह विधि गन्ने में या शुगरकेन में या सेकेरम ओपिस्फिनेरम में, गन्ने में अपनाई जाती है। ठीक है, यह विधि गन्ने में अपनाई जाती है। गन्ने के फील्ड में या गन्ने के में मेड़ की चौड़ाई की बात करें तो 45 सेंटीमीटर। मेड़ की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? चौड़ाई 45 सेंटीमीटर। कितनी? मेड़ की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और नाली की चौड़ाई मेड़ की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर, नाली की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर। किसकी? नाली की चौड़ाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर तथा नाली की गहराई, की बात करें अपन, गहराई 90 सेंटीमीटर। कितनी है गहराई? 90 सेंटीमीटर। सॉरी 25, गहराई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने? 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें नहीं, वो अलग है, वो दूसरे में है 90 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, यह विधि गन्ने में अपनाई जाती है। मेड़ की चौड़ाई की बात करें 45 सेंटीमीटर, नाली की चौड़ाई की बात करें कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर और गहराई की बात करें अपन कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। आपको बस इतना ही। डीप ट्रेंच मेथड किस में अपनाया जाता है? गन्ने में अपनाया जाता है। किसके अंदर अपनाया जाता है? गन्ने में अपनाया जाता है। ठीक है, आगे वाली में है केले के बाग में। अगर केले की बात करें, बनाना, केले के बाग में केले के बाग में 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की मेड़, कितने? 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की मेड़, केले के बाग में 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की मेड़, नालियों की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, नालियों की चौड़ाई भी कितनी है? नालियों की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर तथा नालियों की गहराई भी 90 सेंटीमीटर। कितना? सब कुछ 90 सेंटीमीटर है तथा नालियों की गहराई किसमें? केले में। नब्बे सेंटीमीटर रखी जाते हैं केले के अंतर्गत। इस प्रकार केले के अंतर्गत बात करें, इस प्रकार से दो लाइनों के मध्य, इस प्रकार से दो लाइनों के मध्य दो लाइनों के मध्य 180 सेंटीमीटर, दो लाइनों के मध्य 180
180 सेंटीमीटर का अंतर होता है। सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ठीक है, ये थी अपनी नाली विधि, उथली नाली विधि होगी। उधर उधर आलू गन्ना जो कि सीधी अपनाई जाती है आलू के अंतर्गत, टेढ़ी मेढ़ी अपनाई जाती है आलू के जिगजैग मेथड बोलते हैं। स्ट्रेट होती है जो अरबी और शकरकंद के अंतर्गत अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? आज तक कोई भी हर चीज को नोट कर लेना आप, हर चीज को इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? आगे चले अब बात करें अगला थाला विधि। ठीक है, मैंने आपको थाला विधि दिखाई भी थी, ये रही। ठीक है, नोट कर लिया? ये सारी चीजें नोट कर ली? नोट करना सबको, नोट्स बनाने बहुत ही अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। ठीक है, अब बात करें अपन थाला विधि। ये आपको दिख रहा है क्या है? थाला विधि। क्या है ये? थाला। देख लो आप, यह है थाला विधि। क्या है ये? थाला विधि, या अब इसको बोलते हैं बेसिन मेथड। द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है इसको, द्रोणी विधि भी कहते हैं, द्रोणी या बेसिन मेथड। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये है अपना थाला विधि। आपको दिख ही रही होगी कौन सी विधि है, ये थाला विधि है। फल वृक्षों के अंतर्गत अधिक अपनाई जाती है। उसमें क्या है, चारों तरफ खेत के फील्ड के अंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके अंदर थाला बना दिया जाता है और आराम से वहाँ पर सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम भी होती है, इसमें काफ़ी बीमारियाँ फैलने का, या फिर क्या है, थाला क्या है, फूटता हुआ चला जाता है काफ़ी। अगर पानी भर जाए तो काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसे द्रोणी विधि भी कहते हैं। लिख दिया और लिख देता हूँ, इसे नोट करते चलना आप, द्रोणी विधि भी कहते हैं। द्रोणी विधि भी कहते हैं। आगे बात समझ में? इसे द्रोणी विधि भी कहते हैं। इस विधि या यह विधि फल वृक्षों में अपनाई जाती है। यह विधि फल वृक्षों में अपनाई जाती है। इस विधि में बनाए गए थाले माला का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, माला का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण कर लेते हैं? ये माला का रूप धारण कर लेते हैं। इस विधि में सिंचाई से, ठीक है, क्या है, यहाँ से क्या है, पूरा फैलते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ से पानी फुल हो गया, दूसरे में चला गया, तीसरे में चल गया। एक तरह से माला होती है ना, मात्रा मौलियों की तरफ होती है, इसी तरह का इसमें भी होती चली जाती है। अब समस्या क्या आती है? अब मान के चलो इसके अंतर्गत क्या था, डिजीज थी, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज थी। अब यहाँ से पानी जाएगा, एक तरह से इन्फेक्शन हुआ, दूसरे में भी तो बीमारी फैल सकती है ना।
आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से सिंचाई की कौन सी विधि है जो कि एक फल से दूसरे उसमें फैलती है? तो थाला विधि होती है, जो एक फल वृक्ष से दूसरे फल वृक्ष में आसानी से फैलती है, या उसका डर रहता है अपने बीमारी फैलने का डर या भय रहता है। इस विधि में मोस्ट लिखना, इस विधि में, कौन सी विधि में? थाला विधि में। इस विधि में सिंचाई से, इस विधि में सिंचाई से एक पौधे के रोग, एक पौधे के रोग दूसरे पौधे में लगने का भय रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इस विधि में या इस विधि से सिंचाई करने का एक दूसरे से दूसरे पौधे में भय रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी बीमारी मान लीजिए, वह क्या है, उसका पानी दूसरे पानी में उसमें जाता है, तो उसमें क्या होता है, इसको क्या है, बीमारी होने का चांस रहता है। चलो नोट करो ये सारी चीजें, नोट करो ये। नोट करिए, ठीक है। इस विधि में आगे लिखना, इस विधि में पौधे के तने, इस विधि में पौधे के तने, इस विधि में पौधे के तने जैसे पपीता जल के संपर्क में आने से, जैसे पपीता जल के संपर्क में आने से, पपीता जल के संपर्क में आने से गल जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? पपीता क्या होता है, जल के संपर्क में आने से गल जाते हैं। ठीक है, ये थी अपनी थाला विधि। नोट करो सारे सिस्टम, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। इससे क्या कहते हैं, द्रोणी विधि भी कहते हैं। यह विधि किस में अपनाई जाती है? फल वृक्षों में अपनाई जाती है। ध्यान रखना क्वेश्चन कहां बनता है, या तो सबसे उपयुक्त फल वृक्षों में सबसे उपयुक्त विधि पूछे तो या तो ड्रिप सिस्टम होगी या ये होगी। ऑप्शन में दोनों एक साथ हो तो ऑप्शन दोनों में दोनों होगा। अरे बात समझ, क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि फल वृक्षों में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। अगर ड्रिप हो तो ड्रिप सुटेबल रहेगी, या ड्रिप ऑप्शन में ना आए ना तो थाला विधि ही उपयुक्त मानी जाती है कि क्लियर बात? अगर दोनों हो ना ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में द्रोणी हो या फिर थाला विधि हो, और दूसरे ऑप्शन में बूंद बूंद सिंचाई विधि हो, और तीसरे नंबर पे फव्वारा विधि हो, और चौथे ऑप्शन पे ए और बी दोनों होंगी। ध्यान रखना, आ रही बात समझ में? क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक एक क्वेश्चन बना के दूंगा। क्वेश्चन कैसे अपन को तैयार इस तरह से होना है, प्रिपेयर इस तरह से होना है कि सामने वाला एग्जामिनर किस तरह से बना सके। काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सुपरवाइजर में काफी अभी क्वेश्चन आया था अभी कि जो फल वाकी होती है, फलों के अंदर वो किस में पाई जाती है? आम में भी लगती है, और बेर के अंतर्गत फल मक्खी लगती है, वीराचोला, आइसोक्रेस्टस। तो काफी उसमें ऑल ऑफ दीज भी था ऑप्शन में। इस तरह से ऐसे आपको पता होगा कि गेहूं का कंडुआ रोग, लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, इंटरनली सीडबॉर्न होता है वो,
हाँ, अंतर्निहित बीज कवर की तरह होता है, इंटरनली इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंटरनली सीड बॉर्न। तो उसमें बात करें तो अपन, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट की बात करें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी होता है, सोलर ट्रीटमेंट भी होता है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड भी होते हैं, और लास्ट में ऑप्शन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छी तरह से अध्ययन करें उसका। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन को देखें, एग्जाम पर, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसको ऐसे नहीं, अपन ने तो पढ़ा था हॉट वाटर ट्रीटमेंट, चलो ठीक है, या पढ़ा सिस्टमेटिक, चलो ठीक है, एक ही, उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, थाला विधि होगी क्लियर। अब बात करते हैं, अगली है वलय विधि। यह भी रिंग मेथड भी अच्छी मानी जाती है काफी। वलय विधि या इसे रिंग मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिंग मेथड। कितने नंबर की होगी ये, 5वां नंबर की, ठीक है। वलय विधि या रिंग मेथड। वलय विधि या रिंग मेथड, इसे अंगूठी विधि भी कहा जाता है। अंगूठी विधि भी इससे अंगूठी विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अंगूठी विधि भी कहा जाता है। यह फल वृक्षों, यह फल वृक्षों के लिए, यह भी ध्यान रखना, फल वृक्षों के लिए उत्तम मानी जाती है। यह फल वृक्षों में सिंचाई की उपयुक्त विधि, फल वृक्षों में सिंचाई की उपयुक्त विधि मानी जाती है। यह भी ध्यान रखना, अब तीनों भी ऑप्शन में आ जाए तो ऑल ऑफ दीज भी होगा वहां पे। यह फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि मानी जाती है, विधि मानी जाती है। यह फलों के लिए या फल वृक्षों के लिए, किनके लिए, फल वृक्षों के लिए, फल वृक्षों के लिए, सॉरी हाँ, फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है। यह विधि थाला विधि की अपेक्षा अधिक उत्तम मानी जाती है। किसकी विधि अपेक्षा, थाला विधि की। यह विधि थाला विधि की अपेक्षा अधिक उत्तम मानी जाती है, अपेक्षा अधिक उत्तम मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। आगे बात समझ में, किसकी अपेक्षा, थाला विधि की अपेक्षा यह उपयुक्त या उत्तम मानी जाती है। इस विधि में पेड़ के चारों ओर इस विधि में पेड़ के चारों ओर 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे, चारों ओर 30 से 40
सेंटीमीटर गहरे, सुन लो एक बार, ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना, 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे गहरे तथा 15 से 20 सेंटीमीटर तथा गहरे तथा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के थाले बनाए जाते हैं। सेंटीमीटर ऊंचाई के थाले बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, इसमें बात करें गहराई की बात करें, 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के थाले बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, जिससे पानी पौधे के तने के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे पानी पौधे के तने के संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, ये थी अपनी वलय विधि या रिंग मेथड या अंगूठी विधि। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी भी तरह का? ठीक है, आगे चलें। ये थी अपनी सरफेस इरिगेशन या धरातलीय विधि। इसमें मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। क्यारी विधि हो गई, थाला विधि हो गई, रिंग मेथड भी हो गया, फ्लड मेथड भी हो गया, बॉर्डर पट्टी मेथड क्या होता है वो कि सीधी एक जगह से क्या आराम से जहाँ पर पानी की सूटेबल व्यवस्था हो, बॉर्डर पट्टी या स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, जिसको एक जगह से आराम से पूरे खेत के अंतर्गत छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये अपनी विधियाँ थी, बॉर्डर पट्टी वगैरह सब कंप्लीट। इसके अंदर कोई भी डाउट है नोट कर लो ये सारी चीज़ें, और कोई भी डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताना आप। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई धरातलीय विधि में क्लियर? चलो, तो एक बॉर्डर पट्टी या स्ट्रिप मेथड भी होता है, वो भी लिख लो आप, बॉर्डर पट्टी विधि। या बोलते हैं इसको स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर पट्टी कैसे क्या होता है कि यह क्या है, उन स्थानों पर अधिक अपनाई जाती है, स्थानों पर अधिक अपनाई जाती है, अधिक अपनाई जाती है जहां पानी उपलब्ध मात्रा में रहता है, जहां पानी उपलब्ध मात्रा में हो, इस विधि में एक स्थान से पानी छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है और पूरी पट्टी के अंतर्गत चला जाता है, और पूरी पट्टी में उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये बॉर्डर पट्टी, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये अपना खेत है, इसमें इस तरह से मान लेते हैं, चलो इस तरह से क्या है, बॉर्डर पट्टियां हैं, और इधर ऊपर क्या बना हुआ है, धोरा। क्या बना हुआ है, धोरा। उसमें क्या, यहाँ से पानी आ रहा है, ये
अब इसमें इधर कट कर दिया, इसके बाद इसमें इधर कट कर दिया। ये पानी सूटेबल है, इधर इससे बंद किया हुआ है, आराम से इस तरह से पानी इसमें भर गया, इसमें भर गया, इसमें भर गया आराम से अच्छी तरह। और ये कैसी मिट्टी में, दोमट मृदा में अधिक सूटेबल, जहाँ पर क्या होता है पानी चिकनी मिट्टी हो उसमें अधिक सूटेबल रहता है। किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे बात करें, धरातली हो गई, अधोपृष्ठीय, कौन सी? अधोपृष्ठीय। सरफेस हो गया, अधोपृष्ठीय विधि, सब सरफेस। अधोपृष्ठीय विधि या बोलते हैं भूमिगत सिंचाई, सब सरफेस। सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, कौन सा है? अधोपृष्ठीय इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन। इसमें नंबर 1 है छिद्र युक्त पाइपों द्वारा सिंचाई। ज्यादा लिख लो आप, थोड़ा थोड़ा सा। छिद्र युक्त पाइपों द्वारा छिद्रयुक्त पाइपों द्वारा सिंचाई। छिद्रयुक्त पाइपों द्वारा, इस विधि में मुख्य पाइपों का व्यास जो मेन पाइप होते हैं उनका व्यास, मुख्य पाइपों का व्यास 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना? 15 से 20 सेंटीमीटर तथा 15 से 20 सेंटीमीटर तथा सहायक पाइपों का व्यास पाइपों का व्यास 10 सेंटीमीटर। सहायक पाइपों का व्यास कितना होता है? 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। रखा जाता है। पाइपों को भूमि के अंदर पाइपों को भूमि के अंदर पाइपों को गैस में भूमि के अंदर 30 सेंटीमीटर गहराई पर बिछाया जाता है। कितनी? 30 सेंटीमीटर गहराई पर बिछाया जाता है। पाइपों को भूमि के अंदर कितने सेंटीमीटर गहराई पर? 30 सेंटीमीटर गहराई पर बिछाया जाता है। सिंचाई के पाइपों को पाइपों को 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी पर बिछाया जाता है। 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी पर बिछाया जाता है।
कितना 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बिछाया जाता है। अगला है नंबर 2, छिद्रयुक्त लाइनों द्वारा नंबर 3, मटका विधि द्वारा मटका विधि, इस विधि का प्रयोग रेतीली मृदाओं में किया जाता है। रेतीली मृदाओं में किया जाता है। ठीक है, ये थे अपना अधोपृष्ठीय, काफी इसके अंदर भूमि के अंतर्गत पाइपों द्वारा, छिद्रयुक्त पाइप और नालियों द्वारा। बाकी इतने से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बाकी पूछ लिया जाए कि रेतों में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो मटका विधि होती है, वह अपनाई जाती है। ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिए आप, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप हर चीज को। ठीक है, नोट करो ये चीजें, सारी चीजें। ठीक है, कर लिया। अब आगे चलते अपन, अगली विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि, ये आपको दिख ही रही है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। आधुनिक विधि मानी जाती है सिंचाई की सबसे ज्यादा, अभी शायद बहुतायत मात्रा में यूज किया जा रहा है किनका, स्प्रिंकलर सिस्टमेटिक का। ये आपको दिख रहा होगा, आपको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं इनको, नहीं दिख रहा ना, थोड़ा थोड़ा देखो आप, ये ड्रिप सिस्टम होता है। ठीक है, ये काफी मात्रा में यूज करने लग गए हैं आजकल, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रिप सिस्टम हुआ। पश्चिमी राजस्थान में लगभग क्षेत्रों में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम ही यूज होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये ड्रिप सिस्टम है। तो अपन पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर मेथड की। कौन से मेथड की, स्प्रिंकलर मेथड की। ठीक है, ये है अपना स्प्रिंकलर मेथड। आप जानते होंगे सभी, स्प्रिंकलर सिस्टम राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो सर्वाधिक झुंझुनू के अंतर्गत यूज होते हैं। अगर हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर सिस्टमों का यूज राजस्थान में कौन से जिले में होता है, तो कहां पर होता है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत होता है। ठीक है, अरे बात समझ में दिख रहा है ना, हेडिंग डालना है वो आपको, फव्वारा विधि या छिटकवा विधि। फव्वारा विधि छिटकवा विधि या स्प्रिंकलर मेथड या स्प्रिंकलर सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ठीक है, दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंतर्गत। आजकल बहुत ही मात्रा में सब्सिडी भी देने लगी सरकार इसके ऊपर, 50% 60% सब्सिडी मिल रहा है, आराम से लगाओ इसके अंतर्गत। पश्चिमी राजस्थान में ये इसी से सिंचाई करते हैं।
पूरा पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर हुआ, इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर, राजस्थान में सर्वाधिक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम? झुंझुनू के अंतर्गत। अब बात करते हैं यह विधि, कौन सी विधि? एक एक चीज को नोट करते चलना। यह सिंचाई की आधुनिक विधि है। यह सिंचाई की आधुनिक विधि है। इस विधि में यह सिंचाई की आधुनिक विधि है। इस विधि में फसल पर कृत्रिम रूप से, इस विधि में फसल पर कृत्रिम रूप से बेमौसम वर्षा की जाती है। वर्षा की जाती है। ठीक है, इस विधि में फसल पर कृत्रिम रूप से बेमौसम वर्षा की जाती है। इस विधि का प्रयोग रेतीली भूमियों उबड़ खाबड़ इस विधि का प्रयोग रेतीली भूमियों और उबड़ खाबड़, या बोलते हैं इसको उबड़ खाबड़ जमीन, या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं अंडुलेटिंग, उबड़ खाबड़ जमीन, रेतीली भूमियों, कैसी उबड़ खाबड़ जमीन या अंडुलेटिक जमीन में सिंचाई के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग रेतीली भूमियों, उबड़ खाबड़ जमीन में सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे बात समझ में किया जाता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अब हम भूमि समतल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कैसी भी हो, उबड़ खाबड़ भी हो, ऊंची नीची। क्वेश्चन भी आया था एक बार, सिंचाई की जो स्प्रिंकलर मेथड होता है वह सूटेबल रहता है किन के लिए? समतल भूमियों में लिए, चिकनी भूमियों में लिए, किस भूमियों के लिए? एक और ऑप्शन में था अंडुलेटिंग या उबड़ खाबड़ मृदाओं या उबड़ खाबड़ जमीन के लिए उपयुक्त माना जाता है। कौन? फव्वारा विधि या छिटकवा विधि, या इसको बोलते हैं अपन स्प्रिंकलर। छिटकवा तो ड्रिप वाला हो जाता है, चलो कोई ना, ये भी फव्वारा इसी में है, कोई बात नहीं। अंडुलेटिंग हो गया, ठीक है। फव्वारा विधि से अब लिखना आप स्टार बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। फव्वारा विधि से चालीस से 50%, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना ये चीज है। फव्वारा विधि से 40 से 50% पानी की बचत होती है। पानी की बचत होती है। अब बात कर ले तो किससे, फव्वारा से कितनी बचत होती है? 40 से 50% पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर की आपसी दूरी की बात करें
आपसी दूरी स्प्रिंकलर की आपसी दूरी की बात करें लगभग 12 मीटर रखी जाती है। लगभग 12 मीटर रखी जाती है। ठीक है, आपसी दूरी कितनी है इसकी? 12 मीटर रखी जाती है। ठीक है, स्टार बना के लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर 2012 के अंतर्गत। जो फव्वारे में पानी का दबाव होता है, फव्वारे में पानी का दबाव या किस प्रेशर से निकलता है? दबाव। या प्रेशर। प्रेशर 2.5 से 4.5 कितना? 2.5 से 4.5 किलोग्राम। ध्यान रखना यूनिट किलोग्राम घन सेमी। घन सेमी होता है। लेकिन इक्वल में आ जाए तो कितना करना आपको? 2 से 2.5। ध्यान रखना ऑप्शन में किस तरह से दे रखा है, वो रेंज में आए तो इतने तक पहुंच जाएगा। वैसे 2.5 किलोग्राम घन सेमी इसका दबाव होता है। कितना? 2.5 किलोग्राम। ठीक है, आप मैंने दोनों बातें लिखा दी हैं। अगर रेंज में आ जाए तो 2.5 से 4.5 घन सेंटीमीटर तक हो सकता है। इक्वल में आ जाए तो 2.5 घन सेमी होता है किसका दबाव? फव्वारे में पानी का दबाव। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां तक कोई डाउट आपको? या मैं किसी भी तरह का डिस्चार्ज रेट की बात करें इसके, या पानी निकलता है उसकी बात करें, डिस्चार्ज रेट पर हावर। रेट पर हावर मतलब 1 घंटे में कितना पानी फेंक सकता है स्प्रिंकलर सिस्टम? 1000 लीटर पर हावर। ठीक है, आगे बात समझ में? 1000 लीटर पर हावर पानी फेंक सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या? एक और बात करें अपन रेनगन फव्वारा। रेनगन फव्वारा 8-10 फव्वारों को जोड़कर सिंचाई की समस्या का समाधान। 8-10 फव्वारों 8-10 फव्वारों को जोड़कर सिंचाई की समस्या का समाधान। सिंचाई की समस्या का सिंचाई की समस्या का समाधान इस नई तकनीक के द्वारा किया जाता है। इस नई तकनीक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? इस विधि के द्वारा किया जाता है। रेनगन फव्वारे के द्वारा
रेनगन फव्वारे के द्वारा या रेनगन फव्वारे के द्वारा सरसों तथा धनियों में भी सिंचाई की जा सकती है। द्वारा सरसों तथा धनिया में भी सिंचाई की जा सकती है। की जा सकती है, ठीक है। तथा इसकी फुहार सबसे बारीक होती है। तथा इसकी फुहार तथा इसकी फुहार सबसे बारीक होती है। सबसे बारीक होती है। रेनगन फुव्वारे का वजन रेनगन फुव्वारे का वजन रेनगन फव्वारे का वजन 15 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करें फुव्वारा सिंचाई में निम्न उपकरण काम में लिए जाते हैं। कौन कौन सा उपकरण होता है वो देख लेते हैं। एक बार आपको जनरली दिखा दें। फव्वारे में निम्न उपकरण काम में लिए जाते हैं। फव्वारे में निम्न उपकरण काम में लिए जाते हैं। मुख्य पाइपलाइन नंबर 1, इसको बोलते हैं मेन लाइन। ठीक है। सहायक पाइपलाइन सब लाइन, सहायक पाइपलाइन या सब मेन लाइन। ठीक है। राइजर, जिस पे नोजल लगा होता है, राइजर। फिर उसके ऊपर नंबर 4 नोजल। ठीक है। नोजल को स्प्रिंकलर सेट का हृदय भी कहा जाता है। नोजल को सेट का या स्प्रिंकलर सेट का हृदय कहा जाता है। नोजल को सेट का हृदय कहा जाता है। कपलर, कपलर दबाव मापक यंत्र। दबाव मापक यंत्र। ठीक है, ये इसके जो अपन प्रेशर नापते हैं उसको। ठीक है। एक एकड़ क्षेत्र की फव्वारा विधि के द्वारा सिंचाई 3 से 4 घंटे में पूरी की जा सकती है। फव्वारा विधि के द्वारा सिंचाई 3 से 4 घंटे में पूरी की जा सकती है।
ठीक है, ओके। बाकी अगले एपिसोड में यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगा। एक एक चीज़ नोट कर लीजिए आप। उसके भी अभी सिंचाई का स्प्रिंकलर हुआ है, बाकी ड्रिप इरिगेशन है, कुछ सिंचाई की टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपको अगली क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।